everyone, I am Neha and I welcome you all in our SST series. तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल और अदर पर्सपेक्टिव्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इनकम कैसे इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स क्या होते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड एचडीआई में डिफरेंस क्या है, कैसे लोगों में डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लस अपना नोटबुक पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो। कीवर्ड फॉर्मेट में लिखो ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे, प्लस अपना रिवीजन बार बार करो। इसी के साथ हम अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, प्रोग्रेस। तो यहीं पे एक डेफिनेशन हमने लिखी है छोटी सी, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस का आइडिया है, आगे बढ़ने का जो आइडिया है, विकास का आइडिया, इंप्रूविंग अवर लाइफ, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना, प्लस अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पिरेशन? एस्पिरेशंस का मतलब होता है विशेस। ओके, तो विशेस जैसे ये एक पर्सन है और ये किस बारे में सोच रहा है कि इसके पास घर हो, पैसा हो, एजुकेशन हो, वो अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहा है कि अपनी ये विशेस को क्या कर पाए, फुलफिल। लेकिन हर इंसान के अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। जैसे रिच पीजेंट्स के लिए उसकी फसल अच्छे दामों पर बिक जाए, लेकिन पुअर्स के लिए क्या, उनको कुछ अच्छा सा रोजगार मिल जाए और डेली काम करने को मिले, तो उनके लिए तो ये भी गोल हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए गोल हो सकता है, जो किसी के लिए गोल हो सकता है दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जैसे कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, जो एक के लिए डेवलपमेंट है, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, वो दूसरे के लिए मे बी डेवलपमेंट ना हो। ओके, तो ये बात सबको समझ आ गई है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम देखेंगे कैसे अलग अलग तरह के लोगों के डिफरेंट गोल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ओके, सबसे पहले है हमारा लैंडलेस रूरल लेबर वांट्स, एक बिना लैंडगार ग्रामीण लेबर, ठीक है, गांव में रहने वाला लेबर, वो क्या सोचेगा, वो क्या चाहेगा? पहले तो नंबर ऑफ डेज, उसे बहुत अच्छा काम मिले, रोज काम मिल रहा है, मोर डेज ऑफ वर्क, प्लस साथ साथ उसको क्या चाहिए, बेटर वेजेस, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी इनकम। और ये जो लोअर वर्कर है, ठीक है, ये जो लेबरर है, ये किस बारे में सोच रहा है, एक ट्रैक्टर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखो कि एक अमीर पीजेंट है, प्रॉस्परस फार्मर है, ठीक है, ये क्या सोच रहा है कि उसको चीप लेबर्स मिल जाए। लेबर मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो कम पैसे में काम कर दे, प्लस उसकी जो क्रॉप्स के प्राइजेस हैं उसके बहुत अच्छे उसको दाम मिल जाए, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रही हैं। ओके, कि दीज गोल कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वेट लिखा है ना, तो लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है वो अब हम ऐसे जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में दो लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि रिच ड्राइवर वर्सेस पुअर ड्वेलर्स, ठीक है। अब जो ये रिच अर्बन ड्राइवर है, ठीक है, जो एक अमीर ड्राइवर है, कार चला रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, इसको कोई तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है इसकी लाइफ में। वहीं दूसरी तरफ है स्लम ड्वेलर्स। स्लम ड्वेलर्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, जो सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ठीक है, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, गैप है। ओके, अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन पे बहुत पैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, दे वांट अ ह्यूज डैम, एक वो बड़ा डैम बनाएंगे और उससे क्या जनरेट होएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये तो अपना अच्छा काम सोच रहे हैं, इनका गोल तो अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल पीपल जो वहां रहते हैं, दे विल लूज देयर लैंड, वो अपना जो है घर खो देंगे, अपनी जमीन खो देंगे, ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि हाउ इट इज अ
कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज ला रहा है रिच एंड पुअर लोगों के बीच में, और कैसे हर इंसान के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटी लड़की जो गरीब है वो क्या करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, आजादी पाना चाहती है। ऐसे ही कोई लड़का है अमीर घर का है, उसका गोल क्या होगा, बाहर कंट्री में जाके पढ़ना, फॉरेन में जाके पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही किसान का हमने पढ़ लिया कि उसको रोज रोजगार मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहे हैं, और ट्राइबल पीपल का उसमें लैंड एंड हाउस खराब हो गया, चले गया, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स भी हो सकते हैं, और उन चीजों में, गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। ओके, अब इसी के साथ देखेंगे कि लोगों के गोल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन विथ इनकम वर्सेस अदर गोल, हमारे पास पैसा तो है लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों के मिक्स गोल्स होते हैं, ठीक है, मिक्स गोल्स हैं। कुछ चीजें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, जो हमें पैसा दिलवा देता है, जैसे गाड़ी, बंगला, ठीक है, घर, और बहुत सारी लग्जरी चीजें, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, आप कुछ भी खरीद सकते हो विद पैसा, ठीक है। मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो, पर जो चीज आप मनी से खरीद सकते हो दैट इज ऑल मटीरियल। वो सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी मटीरियल। जो हम पैसे से, मनी से खरीद सकते हैं, पा सकते हैं, बहुत इजीली पा सकते हैं, पैसा चाहिए बस, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें हम पैसे से पा नहीं सकते, लाइक नॉन मटीरियल थिंग, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। फ्रीडम, आजादी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट सब किसी को नहीं मिलती। ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटीरियल। इंसान इसे अपनी मेहनत से, अपने बिहेवियर से कमाता है। रिस्पेक्ट सोसाइटी में कमाई जा सकती है, ठीक है, फ्रीडम पाई जाती है, इसे हम पैसे से खरीद नहीं सकते। ओके, तो ये जो चीजें हम पैसे से नहीं खरीद सकते वो हमारी क्या है, नॉन मटीरियल। यहाँ पे हमारा नो मनी है, पैसे से कोई भी लेना देना हमारा यहाँ पे नहीं है। देखो अभी एक कोटेशन रीड करो, पैसा इजंट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। मनी बाय थिंग्स, पैसा जो है चीजें खरीद सकता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है किस पे, नॉन मटेरियल थिंग्स पे। अब सोचो एक इंसान जो बहुत पैसे वाला है लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दुखी रहता है, तो एक बात बताओ कि वो क्या उस टाइप का डिजर्विंग एलिमेंट है, हमारे सोसाइटी का डिजर्विंग मैन है? नहीं, बिकॉज हमारे को पैसा तो चाहिए, प्लस नॉन मटेरियल गोल्स भी उतने ही जरूरी हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा सब कुछ। मूविंग टू द अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारी डिफरेंट कंट्रीज जो है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में कंपैरिजन होता है। ओके, कैसे डिफरेंट कंट्री आपस में कंपैरिजन करती है। इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है, और अब हम ये देखेंगे। तो देखो गाइस, हम इसमें एवरेज ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बोला जा रहा था कि जितनी टोटल इनकम है ना किसी भी कंट्री की, उस हिसाब से उस कंट्री का हमने इनकम नाप लिया और 1 2 3 4 रैंकिंग मिल गई, ठीक है। बट इट इज नॉट द गुड वे। कोई कंट्री की पॉपुलेशन कम हो सकती है, कोई कंट्री की ज्यादा हो सकती है, तो इट इज नॉट यूजफुल। ये यूजफुल मेथड तो नहीं है। कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन। एक पिज्जा स्लाइस है, ये कंप्लीट पिज्जा है, दैट इज अ कंट्री, ठीक है। मैंने इसको एक कंट्री मान लिया, पूरा देश मान लिया, और किसी का पिज्जा छोटा हो रहा है, किसी का बड़ा हो रहा है, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है इसको कितने लोग खा रहे हैं, कितने पीसेस में है, ये तो नहीं पता चल रहा। तो चलो अब इसी के साथ हम देखेंगे सोल्यूशन क्या निकला। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, एक इंसान की कितनी इनकम है, ठीक है, एक इंसान की, उससे हम पता लगा लेंगे कि देश की इनकम किस हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमको टोटल इनकम, टोटल इनकम किससे डिवाइड करनी पड़ेगी, टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो हमने डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझो ये एक पिज्जा है,
ठीक है, ये पिज्जा अब अलग 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 भागों में बट गया है, ठीक है, बटा हुआ पिज्जा है ये कंप्लीट ना। हर इंसान इसे एक 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 पीस में खा रहा है, मतलब कि ये पिज्जा इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता। मान लो एक इंसान 3 पिज्जा खा रहा है, ठीक है, 3 पिज्जा खा रहा है एक इंसान, किसी को सिर्फ एक मिल रहा है, फिर किसी को 2 पीस मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 10 भी मिल रहे हैं। ये पता कैसे लगाएंगे? और किसी को मिल रहे हैं 0, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको 0 पिज्जा मिल रहा है, जिसको पिज्जा का स्लाइस ही नहीं मिल रहा। तो पर कैपिटा इनकम में तो हमारे हिसाब के अनुसार तो सबको एक एक मिल गया, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं हुआ। इट इज रॉन्ग, ठीक है। जब ये हमारा गलत साबित हुआ, ठीक है, ये गलत चीज है जिसमें हम ये पता ही नहीं लगा पाए कि किसको 0 मिला और किसको कितना मिला, इसके हिसाब से सबको एक 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 मिल गया, है ना। और एक्चुअल में हमारे को वर्ल्ड बैंक का एक क्राइटेरिया भी मिला था जो हमको याद रखना है और बार बार एग्जाम में मेंशन भी करना है कि रिच कंट्री और स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली कि हमें अपडेटेड लिखना है, ठीक है। जो अपडेटेड था वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। 2024 के हिसाब से रिच कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या है? 66,500 से ज्यादा जिनकी इनकम है वो रिच कंट्रीज में आएंगी, और जिनकी 2300 से कम है वो पुअर इनकम कंट्रीज में आएंगी, ठीक है। और इंडिया किस में आ रही है? हमारी लो मिडल इनकम में। और इंडिया की इनकम है कितनी? 11,000 $। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो हमें बहुत अच्छे से और समझने में मदद करेगा कि ये एवरेज वाला सिस्टम एक्चुअल में है क्या और व्हाट इज एक्चुअली पर कैपिटा इनकम। ओके, इस पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हमने एवरेज निकाला है, वो ऐसा है कि हर इंसान को एक एक चेयर मिल गई है। एवरीबॉडी हैज 1 चेयर, ठीक है, ईच पर्सन हैज 1 चेयर। एवरेज के हिसाब से तो यही होता है ना कि अगर मैंने टोटल पॉपुलेशन को, ठीक है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया है तो इसका मतलब हर इंसान को एक एक चेयर मिल गई है और एक इंसान बैठा हुआ है। लेकिन क्या पता ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो फिर रिच एंड पुअर कैसे बन रहे हैं जब सबके पास इक्वल है? तो किसी भी कंट्री में रिच और पुअर हो ही क्यों रहे हैं अगर सबको इक्वल ही मिल रहा है? तो हमें यहाँ पे एक डिस्पैरिटी नजर आई, एक कमी नजर आई कि यहाँ पर एक जो रिच आदमी है, यू कैन सी, ये एक फैट रिच मैन है, ठीक है, जो बहुत फैल के बैठा है और 4 लोगों की सीट लेके बैठा है और बाकी के 4 लोग कॉम्प्रोमाइज करके छोटी सी 2 चेयर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहां से पता चल रहा है कोई तो एक्सट्रीम रिच हो गया और कोई एक्सट्रीम पुअर, ठीक है। अब यहीं से हम आगे देखेंगे, बोथ कंट्रीज हैव सेम एवरेज इनकम, दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम थी, ठीक है। 5 लोग यहाँ पे भी है, 5 लोग यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ चेयर्स भी बराबर है दोनों जगह। लेकिन हमें क्या नहीं पता चला कि रिच एंड पुअर कितने हैं, किस पे कितनी चेयर्स चली गई। तो इसका सल्यूशन हमें निकालना था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सल्यूशन, ठीक है। तो सल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से निकला। सबसे पहले एक प्रॉब्लम और हम जान लेते हैं जो इंडिया की प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है, दैट इज हरियाणा एंड केरला। अब देखो, एक बड़ा पैराडॉक्स है कि इनकम ही डेवलपमेंट नहीं होता। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इनकम ही डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। अब हरियाणा की इनकम तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इट गॉट स्टार। हरियाणा की इनकम बहुत अच्छी है और केरला की इससे थोड़ी सी लो है। पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? इन्फेंट मतलब शिशु, छोटा बच्चा, और मोर्टिलिटी का मतलब क्या है हमारा? मोर्टिलिटी का मतलब है मृत्यु दर,
ठीक है। किसी शिशु के जन्म लेने के बाद उसका मृत्यु दर क्या है उस स्टेट के अंदर। जैसे कि हरियाणा में जो है 28 बच्चे मर रहे हैं, 28 शिशु मर रहे हैं, कितने पे, 1000 पे। ठीक है, ऐसे ही केरला में हमारा क्या है, 6। ठीक है, ओनली 6 किड्स आर डाइंग। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहीं लिटरेसी एजुकेशन की बात करेंगे तो हरियाणा में 82% आर लिटरेट पीपल, और वहीं केरला में 94% क्या है, हमारे लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो देखो हम दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, हरियाणा वर्सेस केरला। ओके, हरियाणा की इनकम है हाई और केरला की इनकम है लो। मेजर डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। एक का तो 3,25,759 है, एक का 2,81,001 है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करूं, ठीक है, इन्फेंट डेथ, ठीक है, कितना छोटे बच्चों का मृत्यु दर है, वो है 28 बच्चों का हरियाणा में, और वहीं केरला में कितना है, सिर्फ 6। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अपने आंसर्स में मेंशन करो फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है, जितना ज्यादा हम कोटेशन लिखते हैं, ठीक है, कोट करते हैं, उतने अच्छे हम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। कोटेशन क्या लिखा है, अब ये ध्यान से देखो। केरला हैज बेटर पब्लिक फैसिलिटी। केरला के पास भले ही इनकम कम है, लेकिन इसकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। मनी इन योर पॉकेट कांट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और एन अडल्ट्रेटेड मेडिसिन सप्लाई। अब कह रहे हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा है ना, कोई इंसान अपना मटेरियल इनकम बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा हो, ठीक है, दिखा रहा हो, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि जो जेब में मेरे पैसा है वो एनवायरमेंट फ्री, ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हमारा क्रिएट नहीं कर सकता, एनवायरमेंट में से पोल्यूशन खत्म नहीं कर सकता वो जेब में जो पैसा है। प्लस ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं बना सकता जो उसे बूढ़ा होने से रोक ले। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि कितना बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें और चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी के साथ हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। ओके, तो हमने देखा था कि हमारा जो है इनकम सिर्फ एवरेज से काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटी है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकला है ना, मैंने बोला था ना एक सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और हरियाणा और केरला का डिफरेंस भी हमने कर लिया, प्लस साथ साथ ये वर्ल्ड बैंक ने ही अप्लाई किया था हमारा क्या, पर कैपिटा इनकम और एवरेज। ठीक है, ये किसने अप्लाई किया था, हमारा वर्ल्ड बैंक ने ही, ये इस पे ही फोकस कर रहा था, पर एक्चुअल में ये क्या हुआ, अ कंप्लीट फेल। ठीक है, इसके भरोसे हम कोई भी चीज नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी कंट्री की इनकम और उसकी ग्रोथ नापने का, डेवलपमेंट नापने का। तो जिसने रिच एंड पुअर कंट्रीज का क्राइटेरिया दे दिया, टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है। पर यूएनडीपी ने हमें क्या दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, इसमें हमारी इनकम, हेल्थ और एजुकेशन तीनों चीजों को काउंट किया जाएगा। ये कुछ बेटर मैट्रिक्स है, ये कोई हिसाब जो है अच्छा है किसी भी कंट्री की इनकम को नापने के लिए। ठीक है, नाउ देखेंगे कि इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला था, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने तो पर कैपिटा इनकम दिया, बट इट इज इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है। और वहीं यूएनडीपी ने क्या दिया, एचडीआई, जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सारी चीजों को मिला जुला के है। और ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में भी अगर इसको ड्रॉ करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब यू कांट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, जितने का है उतना ही मिलेगा, बट यस फुल मार्क्स। ठीक है, बहुत अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि कोई बच्चा डायग्राम बना के आ रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट शो कर रहा है। सबसे पहला तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज पर कैपिटा इनकम। दूसरा एजुकेशन, नॉलेज, स्कूलिंग। ठीक है, तीसरा आता है हमारा हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड इन्फेंट
मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ओके, अब किसी को ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इनकम और एजुकेशन याद नहीं रख रहा, तो इसको बहुत इजी ट्रिक से हाय हाय याद कर लो। जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो ना, हाय, तो जस्ट हाय, HIE, वेरी सिंपल। हेल्थ, इनकम, एजुकेशन। हेल्थ में आ गया हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इनकम में आ गया पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन में आ गया हमारा लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट तो हमने पढ़ा ही है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस चीज की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो है कि कोई भी बच्चा जो स्कूल पढ़ने जा रहा है वो कितने परसेंट स्कूल को अटेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम ये जानेंगे व्हाई पब्लिक फैसिलिटीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एवरीवन इन द सोसाइटी। देखो, वाई वी नीड पब्लिक फैसिलिटी, हमें क्यों जरूरत है पब्लिक फैसिलिटीज की। वाई कांट आई जस्ट बाय एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं हर चीज अपने लिए क्यों नहीं खरीद पा रही है, क्वेश्चन कर रही है एक विमेन, इस चीज का क्वेश्चन कर रही है। Some things are cheaper, कुछ चीजें तो सस्ती हैं और बेटर हैं। चीपर का मतलब ये नहीं है इट इज ऑफ लो क्वालिटी, लो क्वालिटी नहीं है, सिर्फ उनका दाम कम है, लेकिन बेटर है फॉर एवरीवन। अगर सबको इक्वली डिवाइड करके दिया जा रहा है, प्रोवाइडेड कलेक्टिवली, सबको मिल रहा है। जैसे राशन शॉप्स, राशन शॉप पे सबको अनाज मिल रहा है, सब लोग अनाज लेने जाते हैं, सरकार वो अनाज प्रोवाइड करती है ताकि गरीब तक भी वो अनाज पहुंच सके, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है, या तो पूरी सोसाइटी के लिए रख रहे हैं और या सिर्फ एक इंसान अपने घर के लिए रख रहा है, इट इज बेटर कि पूरी सोसाइटी के लिए रख लिया जाए, तो कम पैसे में ही कलेक्टिवली सब तक वो चीज पहुंच जाएगी, है ना। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, कि हमारी सरकार जो है सबको गवर्नमेंट स्कूल में छोटे बच्चों को अलाउ कर रही है, ठीक है। स्कूलिंग इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। यहाँ पे एक और कोटेशन है, आई से अगेन एंड अगेन कि आप कोटेशंस अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करो, ठीक है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पर कि आपने इतना अच्छे से रीडिंग किया हुआ है बुक का। कलेक्टिव प्रोविजन, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज कलेक्टिव कर रहे हैं, जैसे कि हर किसी को वो चीज मिल रही है, कलेक्टिव प्रोविजन है, इज की टू ट्रू नेशनल डेवलपमेंट। तभी हमारे पूरे नेशन का, हमारे पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट पॉसिबल है, जब सारी चीजें सब में इक्वली डिवाइड हो रही है, सबको साथ लेके आगे बढ़ा जा रहा है। ओके, तो हमारा अब इस चैप्टर का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ओके, सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपनी प्रेजेंट की नीड को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फुलफिलिंग आवर present need but without compromising the need of the future generation। कि आज के टाइम में प्रेजेंट में तो हम उसको पूरा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमने उसको पूरा यूज किया, पर हमें उसको सेव करना है फॉर फ्यूचर, ठीक है, इतना समझ आ गया। फॉर फ्यूचर हमें उसको सेव करना है। अब क्या लिखा है, प्रोग्रेस दैट डज नॉट डिस्ट्रॉय द फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है वो प्रोग्रेस जो हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ना करे। ओके, एक तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, छोटी क्लासेस में हजारों बार पढ़ा होगा, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस। रेन्यूएबल का मतलब होता है जो अपने आप को रीन्यू, नया बना सकते हैं, ठीक है। अब जो नया बना सकते हैं, रीन्यू भी कर सकते हैं खुद को, उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्राइसिस, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कमी हो गई है, जैसे कि ग्राउंड वाटर। अब क्या लिखा है, we are extracting more than
रेन कैन रिप्लेनिश। अब हमने इतना ज्यादा जमीन से पानी खींच लिया है, इतना ज्यादा हम पानी यूज करते हैं, जिसकी वजह से बारिश भी उस जमीन के पानी की पूर्ति नहीं कर पाती। मतलब कि ग्राउंड लेवल जो है ना, पानी का जो लेवल है वो और ज्यादा गिरते जा रहा है। दिन बर दिन पानी की कमी होती जा रही है धरती के अंदर, फ्रेश वाटर की। ठीक है, और जिससे बारिश आने पर भी वो पूरा नहीं हो रहा, बिकॉज एवरीवेयर इज कंक्रीट। हर चीज हमने पक्की कर दी है, तो जमीन के अंदर पानी कैसे जाएगा? और उससे ज्यादा हम पानी यूज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा नॉन रिन्यूएबल। जो चीज खुद को रीन्यू नहीं कर सकती, दोबारा उसको नया नहीं बनाया जा सकता, जो एक बार खत्म वो खत्म, लाइक पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। ठीक है, एग्जॉशन का मतलब है जो समाप्त हो रही है, जो एग्जॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी एक दिन। फॉर एग्जाम्पल crude oil. Global reserve will only last for 50 more years. क्या लिखा है? 50 more years. जितने भी हमारे ग्लोबल रिजर्व रह गए हैं ना, अब करीबन ये 50 सालों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 50 साल ही ये चल सकते हैं। तो उसके बाद क्या फ्यूचर होगा हमारे इन क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, डीजल का? ठीक है, फ्रॉम वेयर वी विल गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये सब गायब होने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से कोटेशन आया है। आई अगेन से प्लीज रिमेंबर दिस कोटेशन। बार बार एग्जाम में भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये कोटेशन आ जाता है, दैट we have not inherited the world from our forefather. हमें ये जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये विरासत में नहीं मिली है। इनहेरिटेड का मतलब है विरासत में। हमें विरासत में ये अपने पूर्वजों से धरती नहीं मिली है, बल्कि we have borrowed, हमने क्या लिया है? उधार लिया हुआ है इस धरती को, इस लैंड को, वर्ल्ड को, for our future kids। ठीक है, जो हमारे आने वाले चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए हमने इसे उधार में लिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया इस कोटेशन का मतलब क्या है? कि हमें ये धरती जो है मिली है, अपने पूर्वजों से मिली तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते जाइए। किसी इंसान की विरासत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। हमें इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉपरली कंजर्व करके रखना है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इस चैप्टर के छोटे से रिवीजन पोर्शन को। ठीक है, एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जो कि ऐसा है कि सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पीपल हैव डिफरेंट गोल कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। अब हमने देखा है डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट गोल, और गोल्स डिफरेंट है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। दूसरा कि इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन विद नॉन मटीरियल गोल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने देख लिया कि एवरेज इनकम क्या होती है, और ये दिया किसने था? हमारा वर्ल्ड बैंक ने। ओके, कि टोटल इनकम को डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन से। उसके बाद इनकम सब कुछ नहीं होता, जैसे हमने हरियाणा और केरला का एग्जाम्पल पढ़ लिया है, तो हमें ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब ये पढ़ने के बाद, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद इसका हमने सोल्यूशन निकाला, दैट इज HDI, जो किसने दिया? हमारा UNDP से हमें ये सोल्यूशन मिला। और एट द एंड हमने किसके बारे में पढ़ लिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, जल्दी से हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, और आप एक एक क्वेश्चन का खुद से आंसर लिखिए, देन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाउ मेनी मार्क्स यू एक्चुअली गॉट इन दिस टेस्ट। तो हमने जितना भी पढ़ा है उसका जस्ट एक छोटा सा क्विक रिवीजन है ये, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज किया है। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मेन क्राइटेरिया क्या है जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है? वेरी सिंपल, जल्दी से इसका आंसर करो। सो अवर आंसर इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का तो हमने देखा ही था कि वो पर कैपिटा इनकम चला रहा था, और UNDP हमारा चला रहा था HDI। ओके, सिंपल, ये बात सबको ही याद रहेगी, बहुत ज्यादा आसान है। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरला का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा लोअर है, कम है हरियाणा से।
और पूछ रहा है जबकि केरला का तो पर कैपिटा इनकम भी लोअर है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोअर कैसे हो सकता है। अब ये लोअर देख के ये मत समझ लेना कि वहां पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मर रहे होंगे, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा डेथ हो रही होगी। नहीं, लोअर का मतलब है यहाँ पे मृत्यु दर, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, मृत्यु दर, किसके, शिशु का, छोटे बच्चों का, ठीक है। तो इसमें क्या सुटेबल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, लेट मी नो। कि एक तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, या फिर वो लोग बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, या फिर लो पॉपुलेशन है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट बैठेगा, लेट मी नो फास्ट इन द कमेंट्स। तो इसका आंसर हमारा ये है कि वहां पे बहुत अच्छी हमारे को बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। अब इनफैक्ट मोर्टेलिटी, ठीक है, मृत्यु दर किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली हेल्थ पर ना। जब वहां पे के लोग पढ़े लिखे होंगे तो इस पे डिपेंड करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इट इज ग्राउंड वाटर किसका एग्जाम्पल है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल और मैन मेड रिसोर्स का। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन कि एवरीबडी कैन आंसर, हर कोई आंसर कर सकता है इतने सिंपल क्वेश्चन का। तो देखो इसका आंसर है हमारा वेरी सिंपल, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज नेचर अपने आप को क्या कर सकती है, रिप्लेनिश कर सकती है, और वी बट वी डोंट ओवर यूज, हमें इसको ओवर यूज नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी को। Now, our fourth question is, what would be the most likely development goal? एक डेवलपमेंट गोल क्या होगा लैंडलेस रूरल लिबरल के लिए, ये तो हमने जस्ट पढ़ा भी है। जल्दी से आई वॉन्ट द आंसर, फटाफट से आंसर करो, देन आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द आंसर। सो एक गरीब किसान के लिए अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना, अब्रॉड मतलब विदेश भेजना, या फिर हाई सपोर्ट प्राइस, अपने क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे प्राइजेस मिल जाना, या फिर नंबर ऑफ डेज वर्क, जितने दिन वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे वेजेस सैलरी मिल जाना, ठीक है, ज्यादा दिन का काम और अच्छी इनकम मिलना, या फिर एक डैम बनाना, एक बड़ा सा डैम बनाना, क्या इनका गोल हो सकता है। तो गोल सिंपल सा है, मोर नंबर ऑफ डेज वर्क एंड बेटर वेजेस, हमने ये अभी अभी रीड आउट किया था। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा नहीं कंपोनेंट है, नॉट। मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट इग्नोर दिस, नॉट का मतलब पता ही है ना कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमें क्रॉस करना है इसमें से कौन सा नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्स ओन्ड बाय सिटीजन, ये कौन देखता है कि कितनी कारें कितनी सिटीजन के पास है, तो ये हमारा नहीं है। लिटरेसी रेट है, तो आपको याद है मैंने आपको याद कराया है इसको हाई से, HIE है ना, हाई। तो बहुत सिंपल था, हाई मतलब कि हेल्थ, हमारा मोर्टेलिटी रेट आ गया, आई मतलब इनकम और ई मतलब एजुकेशन, वेरी सिंपल। तो हमारा आंसर था नंबर ऑफ कार्स ओन्ड बाय सिटीजंस। तो इसी के साथ आप एक छोटे से माइंड मैप को अपना स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आप बाद में इससे रिवाइज करते रहना और सारी चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर होती हुई चले। ओके, जल्दी से कर लो कि हमने इस चैप्टर में सबसे पहले गोल्स के बारे में पढ़ा, इनकम और नॉन मटेरियल मटेरियल के बारे में, मैट्रिक्स पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक का क्या था और यूएनडीपी का क्या था, एचडीआई के फैक्टर थे हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सस्टेनेबिलिटी में रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है, और दोनों के क्राइसिस क्या थे। तो इसी के मेरे पास तो मेरा गोल यही है कि इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आप लोगों तक पहुंचाना, और हम इस सीरीज को कंप्लीटली पूरा करेंगे, हिस्ट्री, जियो, इको, सिविक्स, चारों सब्जेक्ट्स निपटाएंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। आप लोगों को नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहां से लेके भी अपने नोट्स पूरे कर सकते हैं। और लेट मी नो कि आप लोगों के एमसीक्यू में कितने मार्क्स आए, आई होप सबके फुल मार्क्स आए हो क्योंकि बहुत ईजी थे, ठीक है। ऐसे इजी कॉन्सेप्ट की
एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट नीड टू बी वेरी क्लियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल डेफिनेटली अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि इजी लैंग्वेज में सबको ये मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। और हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।